कुछ बातें भीड़ में खो जाती हैं, कुछ आवाज़ें शोर में दब जाती हैं। मंच ऐसी ही बातों और आवाज़ों के लिए है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ तक का खास शो मंच। मंच में आज हमारी मेहमान हैं गौरी नागौरी। गौरी नागौरी एक लोक कलाकार, डांसर और स्टेज परफॉर्मर है, जिन्होंने हरियाणा और राजस्थान की लोक संस्कृति को मंच और कस्बों की स्टेज से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। ये इंडियन शकीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका असली नाम तस्लीम बानो है और इसके अलावा इनके बारे में बताने के लिए काफ़ी कुछ है। ये अपने बेबाक अंदाज, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती हैं। इन्होंने कलर्स टीवी के शो बिग बॉस 16 के जरिए एक बड़े दर्शक वर्ग से खुद को रूबरू कराया, जहां पर इनके डांस ने कहीं ना कहीं तालियां बटोरी, तो कभी कभी इनका डांस बहस और विवाद का विषय भी बन जाता है। आज गौरी नागौरी एक कलाकार नहीं बल्कि अपनी पहचान और आवाज के दम पर लोगों के दिलों पर छाई हुई हैं। मंच के इस कार्यक्रम में आज गौरी नागौरी से जानेंगे उनके अनुभव, विवाद, बिग बॉस का अनुभव और उनकी भविष्य की योजनाओं पर। सबसे पहले गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबको राम राम और सलाम। तो गौरी, यहाँ तक पहुँचने का अनुभव आपका कैसा था? क्योंकि किसी भी समाज में डांस को अच्छा नहीं माना जाता है और चूंकि आप तो एक मुस्लिम समाज से भी आती हैं, तो ऐसे में ये अनुभव कैसा रहा आपका? मतलब बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल भी आई, बहुत समस्याएं भी आई और न्यूज़ तक आने में भी हम काफ़ी लेट हो गए। उसके लिए हम माफ़ी मांगते। और रहा मेरा जो सफ़र है, जिस सफ़र पे मैं चली, एक तो पहले तो सबसे पहले वो मुस्लिम्स में कहीं पे भी अलाउ नहीं है। फिर धीरे धीरे जब बचपन से बड़े होने लगे, तब घर वालों के हिसाब से भी ताले लग चुके थे। मतलब 3.5 महीने एक कमरे में बंद रखा गया। वहाँ पे मतलब एक ही चीज़ कि तू छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। पर डांस इस कदर मेरे सिर और दिल और दिमाग में बसा हुआ था कि मैंने बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर डांस किया और इतना डांस किया और सबसे लड़ झगड़ लिया। जो भी मेरे बारे में बोलते हैं ना कि कुछ गलत लोग बोलते हैं, तो वो भी सब कुछ सुन लिया और ऐसे ही चलता गया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। शुक्र है। पूरी रात डांस करना पड़ा? हाँ, वो किस्सा तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा है ना कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। मतलब एक वो बोलते हैं ना, जब बचपन में आपको डांस का इस कदर बहुत क्रेज हो और इस कदर आप मतलब चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊँ, तो उसके लिए मैंने 400 रुपये 300 रुपये में मैं काम करने गई। पहला शूट था मेरा और पूरे रात और दिन डांस किया मैंने, नंगे पैर, और वो भी पहाड़ों पे। तो वहाँ पे मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए थे। तो वो दिन मुझे आज भी याद है। और उस दिन के बाद शायद मैंने कुछ अच्छा भी किया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे एल्बम्स भी मिले थे। तो बोलते हैं ना, संघर्ष जरूरी है लाइफ में। परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आपके परिवार में 4 महिलाएं हैं। पिता का देहांत कब हुआ? किस विभाग में थे? सुना है सरकारी अफसर थे। हाँ, पीडब्ल्यूडी में थे मेरे पापा, गवर्नमेंट जॉब थी। तो मेरे पापा की मतलब स्किन की कुछ समस्या से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो बोलते हैं ना चर्म रोग हो गया। तो वो कोई साइड पे थे, तो कुछ चीज़ें ना मतलब इन्फेक्शन कर गई उनको, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। काफ़ी टाइम तक मतलब चर्म रोग रहा उनको। और हम छोटे ही थे जब हमारे मतलब पापा का देहांत हो गया था। और फिर मम्मी ने हमें संभाला। हम 3 सिस्टर हैं, 2 मैरिड है और अभी अपने अपनी लाइफ में सेटल है। मैं सिंगल हूँ अभी। आप अपने साथ बाउंसर्स की एक भीड़ लेकर के चलती हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह इस बात को माना जाए कि आपकी बहन की शादी में काफ़ी विवाद हुआ, मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, वो भी है। वो बोलते हैं ना, फैमिली में कुछ तो लोग होते हैं जो जलते भी हैं और मतलब एक जलन भावना रखते हैं। कुछ वैसे भी लोग हैं परिवार में। और ये भी है कि एक मुस्लिम समाज से हूँ और एक ये भी है कि मतलब सब मिक्स चल रहा है लाइफ में। मतलब कहीं स्टेज पे हम कुछ भी मतलब स्टेज वगैरह पे जो भी डांस करते हैं, उसके खिलाफ भी लोग काफ़ी सारे हैं। तो दुश्मन तो बोलते हैं ना हर कोने में होते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए भी मैं बाउंसर्स रखती हूँ। और एक वो बोलते हैं ना, स्वैग भी अपना ऐसा ही होना चाहिए, तो उसके लिए भी। सुना है दुबई में आपका घर भी है। नहीं, ये तो अफवाह है। ईडी वालों से बचना है।
लेकिन वीडियोस तो आप ही डालती हैं सोशल मीडिया पर। आपकी सोशल मीडिया को देखकर देखें तो उसमें ये मिलेगा कि गाइस आज 5 करोड़ के रूम में हूँ मैं, करोड़ आज से नीचे 50 बात लाख नहीं के रूम करती में हूँ हूँ, मैं। तो ईडी तो फिर आपके पीछे पड़ी जाएगी। जी जी, नहीं नहीं, वो सिर्फ वीडियो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब एक मतलब लोगों का मनोरंजन करने के लिए कुछ चीजें इंसान फन में भी करता है, तो वो हम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तानिया मित्तल नहीं हूँ, सॉरी। बिल्कुल। लेकिन गौरी कैसी हैं, अगर आपको अपने आप को किसी को बताना हो, क्योंकि आपका चुलबुला अंदाज सबने देखा है, आपका बेबाक अंदाज सबने देखा है, लेकिन ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते? लोग नहीं जानते, वैसे तो मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखूंगी, और मैं मेरे लाइव में भी आती हूँ तब भी मैं लोगों से यही बोलती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मेरे में कोई ईगो नहीं है, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है, मैं जैसी हूँ और वैसी हमेशा रहूंगी। और चुलबुला शायद मैंने बचपन में कुछ चीजें मिस कर दी, तो वो अभी खत्म हो नहीं रही है मेरे से। वो बोलते हैं ना, जब आप बचपन में बचपन वाली चीजें नहीं करते हो तो वो आपकी जवानी तक क्या बुढ़ापे तक भी जाती है, तो कुछ उस वजह से भी है। और ये बात है कि अगर किसी ने मेरा जाना नहीं, तो वो है कि एक मैं मेरी फैमिली से मतलब बहुत ज़्यादा टच में हूँ, बहुत मैं उनसे बहुत केयरिंग भी हूँ। पर लोग मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं कहीं ना कहीं ईगो ईगो वाली लड़की हूँ, बहुत ईगो है मेरे में, बट ऐसा मेरे में है नहीं। और अगर ऐसी बात शेयर करनी है तो ये है कि एक वो बोलते हैं ना, मैं हर धर्म की उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जितनी मैं मेरे माँ बाप की करती हूँ। गौरी नागौरी नाम के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि आप तो तस्लीम बानो थी। तस्लीम नहीं, तस्लीमा बानो जी। आपका, मतलब वो पहले भी आपने बोला था, पर मैं मेरा नाम ओरिजिनल तस्लीमा बानो है। जी, तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि गौरी नागौरी लोग बुलाने लगे? मतलब एक वो है कि जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा गोरी थी, अब भी गोरी हूँ, पर एक वो बोलते हैं ना कि जब एक फील्ड में आप जाते हो तो नाम का बहुत इशू होता है। तो वो तस्लीमा बानो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो रहा था, जो मेरा एक जोन है, डांसिंग जोन है, उसके साथ। तो एक कंपनी में मैं बॉन्ड हुई, उन्होंने मेरा नाम चेंज करने का सोचा, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नाम फिर जैसे मेरे नाम पे सेट हुआ कि ये गोरी तो है, इसका नाम गोरी रखते हैं, नागौर की रहने वाली है तो नागौरी रखते हैं, वहाँ से मेरा नाम हिट हो गया। और उसी के कुछ दिनों बाद जैसे पुष्कर मेला आता है ना, हमारे राजस्थान में ही आता है, तो वहाँ पे गाना आया मेरा, गोरी नाचे रे नागौरी नाचे, और वो सुपर डुपर हिट हुआ। बिल्कुल, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? और सब वहीं पे जी। मेरे नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरता से ही मैंने लगभग सारी चीज़ें की है, और मतलब वहीं से मैंने सारी पढ़ाई की है। और जो मेरे गुरु थे वो भी मेरे साथ मतलब आज भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया था। मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी स्कूल से आप ब्लक मार ही लेते हो, छुट्टी मार ही लेते हो, मतलब एक वो साथ हो गया था ना कि एक तो स्टेज भी संभालना है और एक मतलब पढ़ाई भी संभालनी है, तो वो दोनों चीज़ें मैनेज करवाई। तो ये मेरे गुरु ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था इस। बिल्कुल। कैसा था आपका वो अनुभव जब आपका पहला जो गाना था वो इतना सुपर डुपर हिट हो गया? काफ़ी खुशी हुई। उससे पहले मैं मतलब वेस्टर्न डांस ज़्यादा करती थी, राजस्थानी गानों पे मतलब इतना मेरे को आता नहीं था परफॉर्मेंस करना। तो मैं शकीरा की बेशक फ़ैन हूँ, तो मैंने उन्हीं का डांस देख देख के मैंने डांस सीखा, तो थोड़ा वो बोल्डनेस मेरे में थी, शुरू से थी, और मैं वैसे ही मतलब डांस करती थी। तो फिर मैंने राजस्थानी गाने करना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से मेरी जर्नी बढ़ी। फिर अगर मेरे को एक दो गाने मेरे पॉपुलर्स हुए, तो उसके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे गाने हिट्स हुए राजस्थान में। फिर उसके बाद मैं हरियाणा आई, हरियाणा में आके मैंने और गाने किए, और आते ही मेरा गाना सेंट गाना काफ़ी सारा हिट हुआ था, मतलब 200 मिलियन, तो वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही चला गया था। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे भी पॉपुलर हुई, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे गई। आपको बाकी तो पता ही है बिग बॉस की जर्नी मेरी। जी, बिल्कुल इस पर भी आएँगे। लेकिन कई कभार जब आप स्टेज परफ़ॉर्मेंस दे रही होती हैं, उस वक़्त विवाद हो जाता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं और उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है? विवाद तो शुरू से ही लेके हो रहे हैं। एक बार तो मैंने स्टेज पे चाटा भी मार दिया था, उसके बाद मैंने समझा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अब वो होता है ना कि हम अगर कोई अच्छे इंसान नहीं है तो उससे दूरी बनाने में ज़्यादा वो रखते हैं कि चलो दूर हो जाते हैं और सबसे अच्छे से बात करते हैं, किसी से विवादित मतलब चीज़ें नहीं करते। कमेंट्स तो लोग करते हैं तो हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। सलमान खान के साथ कैसा अनुभव रहा बिग बॉस का आपका? बहुत अच्छा। कोई वो याद मतलब जो आप मेरे लाइफ बताना का चाहें? एक वो अच्छा वाला पार्ट है, और वो हमेशा मेरे आंखों में भी छपा रहेगा, क्योंकि वहाँ जितनी मुझे फेम मिली और जितना सर ने मुझे कोऑपरेट किया और इतना अच्छे अच्छे से बातचीत की,
तो वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी। और सलमान सर वैसे भी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरी लैंग्वेज में ही मुझसे बात की, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर इंग्लिश आ गई अब? इंग्लिश तो नहीं, इंग्लिश तो उन्होंने सिखाने की कोशिश की, पर ठीक है। तो पर उन्होंने, मैंने उनको राजस्थानी जरूर बुलवा दी हाँ थी। तो वो एक बार आप यहाँ पर भी बोल के बता दीजिए कि क्या बुलवाया था आपने। मैं थाने फूटरी लागू, उन्होंने कहा था भूतनी। जी बिल्कुल, हमें भी आप बहुत फूटरी लग रही हैं। थैंक यू। बिल्कुल। आप चूंकि एक नया सफर भी आपका अब ले रहा है करवट, आप राजनीति में आने के लिए आप 2023 से जद्दोजहद कर रही हैं। 2023 में भी आपका नाम चला कि आप नागौर से चुनाव लड़ेंगी। तब हालांकि पार्टी तय नहीं थी, आम आदमी पार्टी के साथ आपका नाम जुड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि गौरी नागौरी आम एक आदमी बार, आदमी मतलब आम आदमी पार्टी से मैंने कभी चुनाव लड़ने का सोचा नहीं था। मैं उसकी स्टार प्रचारक थी, ये सबको पता है। मैंने एक भी उसमें ऐसा कुछ बयान भी नहीं दिया है। और मैंने मतलब वो बोलते हैं ना, एक सेवा करने के लिए जो हम कर सकते एज अ आर्टिस्ट, अगर हम कुछ कर सकते तो मैंने वो उस वक्त सोचा। और अब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी आपको टिकट दे देगी, तो आपको हाँ। ऐसा क्यों लगता है? क्यों आप बीजेपी से ही दावेदारी जता रही हैं, जबकि आप ही के क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल भी इतने पॉपुलर हैं? हाँ, हो सकता है, ये मेरी चॉइस है। और रही बात, मेरे को मोदी जी पसंद हैं और आई लव मोदी, आई लव बीजेपी। और मोदी जी के राज में हमें काम करना है और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे बीजेपी अगर मौका दे तो मैं ज़रूर टिकट बीजेपी से ही लूँगी। बिल्कुल। क्या ऐसे मुद्दे आप समझती हैं नागौर में जो हैं, जिनको लेकर के आप इस चुनाव में जाना चाहती हैं, अगर नागौर में उपचुनाव हो जाते हैं तो, या 2028 के लिए? अगर अभी उपचुनाव होते हैं तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, अगर होते हैं तो। और अगर नहीं होते हैं तो 3 साल के बाद भी, जैसे 2028 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। कुछ मुलाकातें भी आपकी हुई इस दौरान? कल जी। आप सीएम भजनलाल शर्मा से मिली? नहीं, अभी नहीं मिली मैं, जी। अभी तो नहीं मिली। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि गट्स के वो फील आ रहा है कि हो जाएगा। जी। हमारे और भी सहयोगी हैं, वो भी सवाल आपसे करना चाहेंगे। गौरी जी, आप कह रही थी कि मोदी जी आपको बहुत पसंद हैं। जी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, वो पसंद ऐसे नहीं है, वो वाला पसंद नहीं है। प्यार नहीं, तो मैं मैं समझ सबसे गया, करती मतलब हूँ। पॉलिटिकली पसंद हैं। हाँ तो हाँ। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स आपको कैसी लगती है? अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं, इससे पहले बहुत सारी बातें उनके बारे में होती थी, उनकी योग्यता पे सवाल उठते थे, सोशल जी मीडिया पे जी। बहुत सारे फंड बनते थे उनके लिए, और आज वो हमारे देश में विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, बट ये है कि मैं, आप बोल रहे हो कि जैसे मुझे मोदी जी क्यों पसंद है, तो वो एक रीज़न है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो काम किए वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद है। जैसे कि आज मैं एक आम जनता की तरह मैं भी रोडों पे घूमती हूँ, वहाँ पे हमें भी वो जो टोल गेट आता है वहाँ पे हमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता था, या फिर रोडों की वजह से मतलब कहीं पे भी जाना होता था तो बहुत परेशानी होती थी हमें। और रही बात अभी महिलाओं के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिल से ऐसा अच्छा लगता है कि मैं मोदी जी को क्यों नहीं लाइक करूं। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। अब आप राजनीति में आ रही हैं, मतलब आप आना चाहती हैं, तो फिर जी। बच क्यों रही हैं बोलने से? जब मिल जाएगा टिकट बोलने लग जाएंगे। और आप खींवसर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या दिख रही है? एक तो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि आप बच्ची हैं, जी। ऊपर से वो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है वही है अभी वहाँ पे। तो आप किस तरीके से उसको टैकल करेंगी और वहाँ की समस्याएँ क्या देख रही हैं जिस पर आप चुनाव लड़ेंगी? समस्या तो बहुत सारी है, जैसे नागौर के एरिया में हमारे सबसे ज़्यादा नशा हो रहा है अभी, तो उस नशे पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा ख़त्म ही हो जाएंगे। अगर नशा रहेगा तो युवा ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो बिजी लाइफ है, जो अपना आजकल का जो दौर चल रहा है, जो इसको बोलते हैं कलयुग, तो उस दौर में अगर नशा कर करके बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, अपना भविष्य खराब कर लेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने मेरा भविष्य सुधारा, मैंने खुद ने मेहनत करी, तब मेरा भविष्य आज इस लेवल पे पहुंचा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई हमारे वहाँ के युवा भी आगे बढ़े और मेहनत करे और ये नशे वशों से दूर रहे। और सबसे बड़ी बात, हमारे वहाँ पे खारे पानी की भी बहुत समस्या है, जो मीठा पानी वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे जब के मेरी मम्मी वगैरह जब आए थे, मतलब मेरठा सिटी में जब वो रहने लगे, तब से वहाँ पे खारा पानी था, तो उससे मतलब काफ़ी सारी समस्याएं थी, मतलब गोड़ों में दर्द, किसी को क्या, किसी को दांतों में खराबी, ये सारी चीज़ें हमने बचपन से देखी है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई सबसे पहले वहाँ मीठा पानी हो और अच्छी हेल्थ हो, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक ये है कि हमारे वहाँ पे कोई अच्छा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अगर हमें ज़्यादा इमरजेंसी हो
तो हमें सीधा जयपुर, जोधपुर वहाँ रेफ़र करना होता है। तो मैं ये 3-4 चीज़ें तो आपको ऐसे ही बोल चुकी हूँ, और स्कूल्स भी नहीं है बड़े। तो राजस्थान में अगर खिंवसर में आप जाएँगी तो कहीं न कहीं सचिन पायलट की भी बात वहाँ सामने आएगी। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से वो आएँगे, स्टार प्रचारक के रूप में आएँ, चाहे अपनी पार्टी की तरफ से आएँ। तो आप उनके बारे में क्या आपका ख़्याल है? चर्चा में रहते हैं राजस्थान में। मेरा ये है कि अगर कोई भी पार्टी से हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, चुनाव लड़ रहा हो या स्टार प्रचारक हो, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर युवाओं का अगर कोई भी भला करे तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पायलट को लेकर आप क्या एक मानस आपके मन में क्या है मतलब? सचिन पायलट को लेकर बहुत उनके युवाओं बारे में में काफ़ी मैं अभी कुछ पॉपुलर नहीं हैं, आप बोलूँगी। देखी होंगी आप कई सारे मंचों पे। एक बार मुझे याद आ रहा है 2014 में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप परफ़ॉर्म करने आई थी, वहाँ जी, पायलट जी। भी आए थे और आपने उनका क्रेज़ देखा होगा, मैं भी वहीं पर था। अच्छा, देखा होगा, बट मेरा इतना उस वक़्त फ़ोकस नहीं था ना, क्योंकि मैं स्टेज परफ़ॉर्म करने आई हूँ, तो मैं स्टेज का ध्यान रखूँगी कि मैं मेरी ऑडियंस कैसे जोड़ूँ। तो मेरा उस वक़्त ये टारगेट था। रही बात तो अच्छे अच्छे हैं वो, मैं उनके बारे में कुछ गलत कहूँगी ना, अभी कुछ और कहूँगी। गौरी, आपका जो सफ़र है वो वाक़ई काबिले तारीफ़ है। आपने थैंक अपने यू। ऊपर बहुत काम किया है और बिग बॉस के पहले और बिग बॉस के बाद अगर देखें तो आपने खुद में भी काफ़ी बदलाव किया है। आपकी फ़िटनेस जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है लोगों के लिए, क्योंकि बिग बॉस में आपको देखा था और आज मैं आपको देख रही हूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर लग रहा है। तो फ़िटनेस जर्नी कैसी रही आपकी? नहीं, नहीं, फ़िटनेस तो मेरी शुरू से है, क्योंकि मैं इतना एनर्जिक डांसिंग डांसिंग का मेरा काम है और मैं इतना एनर्जी से परफ़ॉर्म नहीं, करती लेकिन हूँ। अभी मैं आपको देख रही हूँ जी। बाय फेस और स्क्रीन पर जैसा मैंने आपको बिग बॉस में देखा है, तो वेट ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका बहुत हुआ है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब वो जो मेरा ड्रेसअप है उसमें मैं ज़्यादा थोड़ी मोटी लगती हूँ। बाकी अगर मैं वेस्टर्न पहनती हूँ तो मैं हमेशा ही पतली ही दिखती हूँ। और फ़िटनेस का मैं ध्यान रखती हूँ। मैं मतलब ज़्यादातर देसी चीज़ें खाने में विश्वास रखती हूँ, ना कि बाहर का जंक फूड्स हुआ, या फिर अगर मैं घर से खाना खा के नहीं आई तो मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जा फ़ास्ट फूड खा लूँगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। शूट पे भी मैं मतलब फ्रूट्स होते हैं या फिर जूस होता है, उसके अलावा मैं जंक फूड्स नहीं खाती। जी। आपने राजनीति में जाने की इच्छा तो अपनी ज़ाहिर कर दी है, लेकिन अगर बॉलीवुड से कोई बड़ा ब्रेक मिलता है, तो गौरी नागौरी का क्या स्टेप रहेगा? मैंने कहा है कि मैं जाऊँगी, अगर मैं नेता बनती हूँ तो मैं इंडस्ट्री छोड़ूँगी ना, अदर्स तो मैं काम कर ही रही हूँ और अभी भी कर ही रही हूँ। मेरा एक सवाल तो ये है कि बड़ी जी। सारी परिस्थितियाँ आपने देखी और उनमें भी निकल कर के आज जहाँ तक आप पहुँची हैं, तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका क्या रहा आपके थ्रू आउट द जर्नी में कि जो आपको टूटने, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आया हुँ, हुँ, जब हुँ। टूटने की, बिखरने की स्थिति हुई, पर कैसे आपने अपने आप को सँभाला? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सब कुछ सेट चल रहा था, यहाँ पर एक करियर अच्छा आपका था। अभी आपने रिसेंटली मैनिफेस्ट भी किया था कि बॉलीवुड में आप जाना चाहती हैं अगर आपको चांस मिला। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर अचानक से राजनीति कैसे, और वो कैसे अंतर अंदर आया कि मतलब अब राजनीति में जाना है और वहाँ काम करना है, आम लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि जनता के बीच में जा करके काम करना वो थोड़ा सा एक अलग चीज़ है, सेलिब्रिटी कल्चर से थोड़ा अलग है वो। तो ये 2 तो सवाल हैं। मेरा पहले तो जो आपने लास्ट पूछा उसी का पहले देती हूँ, कि एक वो होता है ना कि जब हम सेलिब्रिटी बने हैं तो हमें बनाया किसने? जनता ने ही बनाया ना। तो मैं जनता में इसलिए उतरना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ रह के काम करूँ और अच्छा काम करूँ। और रही बात मेरी जो बॉलीवुड जर्नी है, मैं उसमें काम कर रही हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो ही तो मैं राजनीति में जाऊँगी। बाकी अदर सेवा करने के एक तरीके नहीं होते, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। और रही बात बॉलीवुड्स की, तो मैं उस पे काम कर रही हूँ। अभी भी मैंने हाल ही में मूवीज़ वगैरह भी की है, और अगर और बड़ा काम भी आता है तो मैं करती हूँ, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरी जर्नी का सबसे जो बुरा वक़्त था और जो जिसने मुझे एकदम तोड़ के निचोड़ के रख दिया, वो है मेरे पापा का देहांत। क्योंकि उसके बाद मैं 1 साल तक मतलब अपने आप को सँभाल नहीं पाई थी, ना मेरी पूरी फैमिली अपने आप को सँभाल पाई थी। गौरी जी, आपने अभी शुरुआत में जब आपसे बात की मेरी सहयोगी ने, हुँ, तब हुँ। आपने एक ज़िक्र किया था कि आपको डांस के प्रति जो प्यार था, वो आपके तन-मन में बसा और जी। इसी वजह से आपके परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जो शायद हर एक परिवार में डांस को लेकर कई परिवारों में मैं कहूँगी, हाँ, ऐसी हाँ। देखने को मिलती है। जी। आपने ज़िक्र किया कि आपको काफ़ी लंबे समय तक कमरे में बंद करके रखा गया था। हुँ, हुँ। उस दौरान कितना लंबा वो समय था और आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता था? क्योंकि लंबे समय तक अगर आप बंद कमरे में रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी आपको हावी होने लगती हैं आप पर। तो इस दौरान आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था?
ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा था क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं थी। क्योंकि क्या एक उम्र होगी उस वक्त? 14-15 के समथिंग उस दौरान ही, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अभी एज में बदलाव आ रहा है, इसीलिए अब घर वाले रोक लगाना चाहते थे मुझ पे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि मतलब उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि देख हमारे में नहीं चलता है तो तेरे को ये चीज़ें समझनी चाहिए, मतलब परिवार वालों ने ऐसा बोला। और रही बात तो मैं छोटी हूँ तो शुरू से लाडली रही हूँ, तो एक वो है कि बस उनको इसी चीज़ से तकलीफ थी। तो और आज़ाद ख्यालों से मेरे उनको थोड़ा वो था कि नहीं हमारे समाज में ऐसा चलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ही चीज़ थी जो मुझे लेके मतलब अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और बाकी जैसे ही मैं बाहर निकली तो फिर घर पे मीडिया वगैरह आई, दैनिक भास्कर वाले भी आए थे। तो वो मेरे अंकल थे, मेरे पापा के अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि इसको करने दो ना, क्यों रोक लगा रहे हो इस पे, ये बहुत आगे जाएगी। तो मेरे पापा मुझे पुलिस वाली बनाना चाहते थे, तो वो उनकी सोच अलग थी तो मेरी अलग थी, तो हमारी ट्यूनिंग बैठ ही रही थी। फिर धीरे धीरे पापा को सबने समझाया, फिर कहीं ना कहीं वो भी एडजस्ट करने लगे कि हाँ ठीक है। मैंने छोड़ ही दिया था, मतलब कि ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्कूल का टाइम है। तो घर वालों की बात कहीं ना कहीं तो माननी पड़ती है, आपको पता है अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है तो फिर कहीं आप नहीं जा सकते। उसके बाद तो फिर फैमिली ने मेरा अच्छा सपोर्ट किया और आज भी कर रही है। सख्ती उस वक्त सबसे ज्यादा किसने बरती थी, और आज आपकी कामयाबी पर सबसे ज्यादा खुश कौन है? मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर ने मेरे पे ज़्यादा सख्ती की, क्योंकि वो बड़ी थी तो वो समझती थी हर चीज़, हम समझते नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं मम्मी उसकी बात भी सुनती थी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर की, और पापा को भी कन्विंस कर ही लेती थी। वो बड़ी थी इसलिए, हम छोटे हैं इसलिए अभी वो बोलते हैं ना छोटा रहता है तो बड़े वालों की हर बात सुननी ही पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी सुनी है और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं, वो बड़े हैं तो बड़े का मान करना चाहिए। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत खुश होती होंगी अपनी अब बहन की बहुत खुश कामयाबी होती पर। है अपने उसके मतलब 3 बच्चे हैं, अपने तीनों बच्चों को वो मेरी ही बात बताती है। बोले मतलब तेरी मौसी ने बहुत संघर्ष किया है, वो आगे गई है, अगर तुम भी ऐसे पढ़ोगे तो तुम भी आगे जाओगे। तो ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है कि वो अपने बच्चों को ये सारी चीजें बोलती है। अच्छा, आपका एक गाना है गोरी नाचे ना गोरी नाचे, ये गाना आज भी कई जगह पर जब शादी के फंक्शन होते हैं या कोई भी फंक्शन होता है, इस गाने के बिना डीजे जो चलता है वो अधूरा ही माना जाता है। तो जब ये गाना आपको शुरुआत में ऑफर किया गया था, कैसा फील हुआ था? क्या उसकी कहानी है उसके पीछे, कुछ ऐसा आप जो हमें बताना चाहें? एक्चुअल में वो मेरे फ्रेंड ही हैं जिन्होंने ये गाना गाया है, यश राठौर। हाँ यश राठौर। तो वो मेरे अच्छे दोस्त थे, हमने काफ़ी सारे सॉन्ग्स हमने साथ में किए, एल्बम्स, वीडियो, जो भी हमने राजस्थान में काम किया था। तो उसके बाद ही वो गाना आया था। तो एक वो बोलते हैं ना कि गाने का जो उनका जो था ना वो नागौर का था। तो नागौर में एक तो चर्चा बढ़ी, नागौर में मैंने इवेंट किए तो वहाँ पे वही वो गाना चला, और ऐसे करके ये गाना मतलब कब से कब कैसे हिट हो गया पता ही नहीं चला। प्राउड तो फील होता है आपको उस चीज के लिए? बहुत प्राउड फील होता है, मेरे नाम से अगर मेरा गाना चल रहा है तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और उस गाने को चलते ही लोग समझ जाते हैं कि भाई यही है गोरी। मतलब एक गाने से आपको लोग जज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। गाने तो मतलब कितने ही आए और कितने ही गए, पर एक जो मेरा टैग लाइन जो गाने से जुड़ा हुआ है ना वो कभी हट नहीं सकता जब तक वो गाना चल रहा है, जब तक मेरा वजूद है। गांव की एक लड़की ने शहर तक का सफर किया, शहर ही नहीं माया नगरी मुंबई तक पहुंची, बिग बॉस तक पहुंची। बिग बॉस को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं अभी तक, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या बिग बॉस में जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद, क्या आपको किसी तरीके का कोई ऑफर मिला? ऑफर्स तो मिलते ही है, आपके काम में भी बहुत फर्क आता है। मतलब एक वो बोलते हैं ना बिग बॉस बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जाने के लिए मतलब काफ़ी सारों की भीड़ लगी हुई है। उनमें से अगर हमें मौका मिला तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और सलमान सर के साथ खड़ा होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती। और ये है कि उसके बाद हमें बहुत सारे मौके भी मिले, कुछ हमने लिए और कुछ हमारे वो बोलते हैं ना डील्स नहीं बैठती है तो हम कुछ किसी चीज़ को हम खुद ही मना कर देते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे तो आप उसके लिए भी मना कर दोगे। और तो रही क्या बात, ऐसी कुछ चीजें थी जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और आपने आप कहीं ऑफर आने डील के नहीं बाद बैठती नकार है। दिया? अब वो ऐसे कुछ भी होती है, कुछ पेमेंट से भी होती है, कुछ बातचीत से भी होती है, कुछ मतलब कुछ बोल्ड सीन नहीं हो, सारी चीजें होती है उसमें। तो अब वो सारी चीजें तो एग्रीमेंट्स में आती है तभी पता चलती है। आज जब अपने घर के पास, अपने पड़ोस में पहुंचती हैं, अपने गांव में पहुंचती हैं, अपने शहर में पहुंचती हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। और मेरा बिग बॉस के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं क्या कह रही हूँ, मैं शुरू से मतलब डाउन टू अर्थ हूँ और हमेशा जनता से जुड़ी या परिवार से जुड़ी हुई, फैमिली से, मोहल्ले वालों से, सोसाइटी वालों से, सबसे जुड़ के रहती हूँ।
अगर मैं मेरे गांव जाती हूँ और अगर वहाँ सबसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं गोरी ना गोरी हूँ, क्या मैं उनको उनकी बेटी ही लगती हूँ। कोई ऐसा खास मौका जब आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ हो कि ये हमारी बेटी है जिसे हमने कुछ समय के लिए कमरे में बंद किया था और आज ये हमारा नाम दुनिया भर में रोशन कर रही है? प्राउड फील मम्मी पापा तो है नहीं, वो हम्म। चीज़ देखने के लिए शायद वो अगर होते तो मुझे भी बहुत खुशी होती, बट वो अभी नहीं है इस दुनिया में। पर हम उसको उस चीज़ को कभी भुला भी नहीं पा रहे, और अगर वो होते तो मैं उस चीज़ को काफ़ी आज भी अगर मैं होती ना कि वो अगर बेटी अगर बाप का नाम रोशन करती है तो वो जो प्राउड देखती है ना पापा की आंखों में, वो मैं हमेशा से मिस करती हूँ कहीं ना कहीं। और रही बात मम्मी की, मम्मी तो हमेशा खुश होते रहते हैं और मुझे काफ़ी सारा मतलब प्यार लाड करते हैं। वो बोलते हैं कि एक तू ही है जो मेरा नाम रोशन कर रही है और ख़ानदान का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि मैं मेरी पहली लड़की हूँ मेरे परिवार में से और मेरे समाज से, तो इस वजह से। तो आप क्योंकि डांसर हैं, तो डांस क्योंकि हमारे समाज में आप ही जानती हैं, हम सभी जानते हैं, लोगों के मन में रहता है कि अरे ये तो डांस करती है। कई बार ऐसे कोई कमेंट्स आपको सुनने को मिले? ज़ाहिर-सी बहुत बात है। बहुत सारे अभी भी सुनती हूँ, उसका कोई वो है ही नहीं। वो बोलते हैं ना लोगों का तो काम है, मैं इतना परवाह करती नहीं हूँ लोगों की, शुरू से ही नहीं की, जब भी तो मैं बॉल डांस की क्वीन कहलाई। और मेरे बारे में पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, मैंने उनकी भी परवाह नहीं की, क्यों क्या करना है, मैं ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे बार बार नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और रही बात कि अगर लोगों का अच्छा करते हैं उस पर भी बुराई बोलते हैं, और जो बुरा करता है उसके बारे में भी वो बुराई बोलते हैं, तो मैं उनका क्यों सुनूं। आपकी बहनों के साथ आपका रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा है। लेकिन बीते समय मैं में आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स में अगर नाम आते तो वो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स का आता है, जिनके साथ मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ। लेकिन आपका कुछ समय पहले हमने एक विवाद सुना था अपने जीजा के साथ, खबरों में भी आया था। उस पर हम कुछ जानना चाहें, अगर आप बता पाएँ तो? वो परिवार का कुछ लफड़ा था, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं। परिवार में चल जाती है ऐसी लड़ाई हो जाती है, वो बोलते हैं ना फूफा अगर शादी में नाराज हो जाता है तो फिर वो उसको मनाना मुश्किल होता है, तो कुछ उसी तरह रूठे का हुए है। फूफा जैसे? हाँ, आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो छोटे शहरों से आती हैं और डांस सीखना चाहती हैं? मेरी तरफ से तो अगर आपके इरादे मजबूत है तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हो। और मैं ये कहूँगी कि वुमन तो ऐसा पावर है आज के टाइम में कि जो किसी से भी नहीं रुक सकता है। तो हमारे को बॉलीवुड में आपका कोई मतलब प्रोजेक्ट या फिर कोई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी 2026 में? हाँ, मेरे 3 मूवीज़ आ रहे हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं, जिनका नाम अभी हम बता नहीं सकते। और जिस दिन प्रमोशन करने जाएंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे न्यूज़ तक। तो आपको जैसे कि फेम मिलने के बाद लोगों का नज़रिया आपके प्रति कितना बदला है, इसके बारे में कुछ बताएं? काफ़ी चेंज आया है बिग बॉस के बाद तो, और बिग बॉस की फेम के बाद तो मुझे काफ़ी सारा मतलब प्यार भी मिला है और काफ़ी पहचान भी मिली है। मतलब सब जानते हैं कि हाँ अब ये बिग बॉस जाके आई है। राजस्थान में तो स्पेशली लोग काफ़ी सारा प्राउड करते हैं कि ये बिग बॉस से आई है, हमारे नाम गांव का नाम रोशन कर दिया, और वो भी है। और दिल्ली हरियाणा, मतलब यहाँ से मैंने प्रेजेंट वैसे हरियाणा को ही किया था, तो सब खुश होते हैं। और सारे मतलब एक बोलते हैं ना एक डिस्ट्रिक्ट से मैं मतलब 3-4 जगह अगर मैंने नाम कमाया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब तो इंडिया में ही मैं, वो बोलते हैं ना इंडियन शकीरा बनने का, तो एक वो जर्नी मेरी जो बिग बॉस की है ना, वो मुझे ये सब चीज़ें याद दिलाती है कि जो मैंने किया, इतना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के बाद मैंने बिग बॉस किया, बिग बॉस के बाद अगर मुझे इतनी फेम मिली तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको राजस्थानी गाने शूट मतलब वीडियो करने में ज़्यादा अच्छा लगता है या हरियाणवी गाने ज़्यादा शूट करने में अच्छा लगता है? दोनों ही, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं ना पास पास वाले है, भाई भाई वाला सीन है, तो लैंग्वेज का भी ज़्यादा इशू नहीं आता मेरे लिए। मैं शुरू में आई थी तब लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इशू आता था, अब तो मेरे को वो बोलते हैं ना जहाँ आप रहने लग जाते हो वहीं पे आप रंग जाते हो, तो वो वाला सीन है। अब तो मैं दोनों जगह एकदम कंफर्ट हो जाती हूँ। रही बात पंजाबी, अगर पंजाबी भी होते हैं तब भी मैं एकदम कंफर्ट हूँ, क्योंकि मैंने पंजाबी एक मूवी की है। गौरी, कुछ देर पहले आपने बोल्ड स्टेप्स की बात की थी। जब फिल्मों में ही वही स्टेप्स होते हैं तो उन पर तालियां बजती हैं, लेकिन जब उन्हीं स्टेप्स को आप स्टेज पर कर रही हैं तो उन्हें अश्लीलता कह दिया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो जनता का वही है ना, नज़रिया है। मेरा ये कहना है कि अगर बोल डांस कर रहे हैं, अपना स्टाइल और अपना स्वैग, कोई इंसान सब कुछ नया करना चाहता है, हर इंसान करना चाहता है। तो मैंने भी कुछ नया करने की कोशिश की और मैंने नया करा, तो तभी तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर मैं नया नहीं करती तो शायद मैं इस मुकाम पे होती ही नहीं। वो होता है ना कि एक डांस में भी जुनून होता है, तो जुनून के साथ आपको अपना टैलेंट भी उसमें मिक्स करना होता है। एक डांस ही करना
तो वो काफ़ी नहीं होता है। ये आप समझ सकते होगे, अगर मैं घूमर करूँगी तो मैं सब जैसी हूँ, अगर मैंने कुछ मेरा यूनिक उसमें ऐड किया है तो मैं यूनिक हुई ना। तो इसलिए मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा और अच्छे से मैंने काम किया, बोल डांस भी किया। तो मुझे अगर कोई पहले तो ऐसा लगता था कि कोई बुराई करता, तो एक बार तो इंसान बोलता सोचता है ना यार नहीं नहीं करते, फिर मुझे मज़ा आने लग गया। मैंने कहा यही जो बोलते हैं वो तो ज़रूर देखते हैं। तो मेरा काम है कि, और रही बात बॉलीवुड में, तो ये सब चीज़ें आज से नहीं हो रही है। मतलब बोलते हैं ना जॉलीवुड मतलब टॉलीवुड, उनसे भी ये चीज़ें शुरुआत से ही हो रही है। अगर हम हमारा देखें कि भाई राजस्थान में नहीं होती है ये चीज़ें, बाकी बॉलीवुड्स में तो कॉमन चीज़ है कि हाँ कि अगर मैंने बेली ड्रेस पहन के अगर डांस भी कर लिया, वहाँ पे तो शुरू से पहन रही है चीज़ें। तो मैंने हमेशा वहाँ से तुलना की, मैंने राजस्थान से अपने मतलब तुलना नहीं की कि हाँ कि अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं परफॉर्मर हूँ, फिर मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं किस तरह का परफॉर्म कर रही हूँ। तो ऐसा वो कौन सा एक्सपीरियंस है आपका जब आपने पहली बार शकीरा को देखा और आपको लगा कि इसकी तरह डांस करने में मुझे मजा आएगा? बचपन से, हम स्कूल टाइम से ही, मतलब मेरी सिस्टर्स, सीडी का टाइम था उस वक्त, क्योंकि अभी तो यूट्यूब आ गया है, तो पहले सीडी चलती थी। तो सीडी में स्कूल से आते थे तो खाना खाने के बाद तुरंत गाना लग जाता था, थोड़ा बहुत फन करते थे। वो सीडी देख देख के, एक तो माइकल जैक्सन हुआ और एक शकीरा हुई, इनकी सीडी मेरी सिस्टर लेके आती थी, गाने चलाती थी, तो उनको देख देख के हम डांस सीखते थे और डांस करते थे। तो वो साथ साथ एक वो बोलते हैं ना, मैं उनको पसंद करने लग गई कि हाँ कि यार नहीं ये बहुत खतरनाक डांस करते हैं, इनके जैसा ही करूँगी। तो फिर वो वैसे वैसे सीखना लगा और कहीं ना कहीं सीख भी गए, वो वाला सीन हुआ। आपने अपना इंडियन तड़का उसमें लगाया, लेकिन कहीं ये तड़का अश्लील नहीं हो गया? इस पर लोग भी सवाल करते हैं। नहीं नहीं, अगर मैं मेरी पुरानी अगर मैं मेरी वीडियो भी देख लूँ, तो अगर मैंने शकीरा के स्टेप उसमें डाला है तो वो यहाँ वल्गर लगता है, वहाँ नहीं लगता है, वो ऐसा है। बिल्कुल। आप चूंकि कहीं ना कहीं कभी कभी आपकी तुलना जो है वो सपना चौधरी से भी होती है, और सपना चौधरी एक इंटरव्यू में कह रही थी कि जिस तरीके का डांस वो पहले किया करती थी शायद अब ना करे, और अपने बच्चों को तो वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेंगी। नहीं, मैं तो दिखाऊंगी, अगर ऐसा होता है मैं प्राउडली दिखाऊंगी कि मैं जीरो से हीरो कैसे बनी, या फिर मैं एक बड़ा नाम कैसे बनी, मैं दिखाऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि तुम भी ऐसा बन सकते हो, पर तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी हर काम में, और आपको मतलब हर तरह का इंसान को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। अगर आपको बेइज्जती भी झेलनी है तो आपको झेलनी पड़ेगी, मेरा कहना ये है। और रही बात, मैं डांस से फेमस हुई हूँ, मुझे इसके लिए किसी से, मेरे बच्चों से या मेरे हस्बैंड से भी मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं यही थी, तो मेरा कहना ये है। और रही बात, सपना जी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लोक कलाकार, स्टेज परफॉर्मर के तौर पर आप क्या मानती हैं कि एक लाइन तो होनी चाहिए कोई जो समाज को भी दिशा दे सके? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है एक एज अ लोक कलाकार। मेरा ये है कि अच्छे कर्म करो, बाकी तो कर्म अच्छे करने वालों का, वो बोलते हैं ना, भगवान भी साथ देते हैं। और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बाद में भी, वो बोलते हैं ना, पता रियलाइज़ करवा सकता है कि आपने कुछ बुरा किया था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप अपनी ज़िंदगी को बिंदास जियो, दिल से जियो, और बोलते हैं ना सम्मान से जियो, ये सबसे बड़ी बात है। जी, एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति पे ही लौटते हैं, क्योंकि राजनीति में आप जाने की इच्छा रख रही हैं। आपने हनुमान बेनीवाल को लेकर ये कहा कि मुझे बच्ची समझने की भूल मत करना, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? और आपको ये लगता है कि हनुमान बेनीवाल चूंकि ज़्यादा पॉपुलर हैं, ऐसे में उनको टारगेट करने से आपको भी फेम मिल जाएगा? फेम की तो बात अभी इतनी देर से वही चल रही है कि मुझे बिग बॉस ने ऑलरेडी इतनी फेम दे रखी है, मुझे नहीं है जरूरत। और वैसे भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में मैं पहली लड़की हूँ जो यहाँ, मतलब नागौर से बॉम्बे का सफ़र मैंने तय किया है, तो मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। मुझे वहाँ पे सब जानते हैं, और मेरा गाना हर घर पे बजता है, हर शादियों में बजता है, और हर जगह जहाँ पे बड़ा फंक्शन होता है ना, वहाँ बजता ही बजता है। तो मेरा ये है कि अगर मैं बच्ची हूँ, तो बच्चे ही तो आजकल कुछ नया कर रहे हैं ना। और रही बात कि अगर मैं बच्ची होती तो आज मैं इतना बड़ा, वो जो मेरी जो जर्नी रही है, शायद मैं उसको तय नहीं कर पाती। बिल्कुल। चूंकि बिग बॉस अभी जीके वहां पर जीते, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है या फिर वाकई मतलब सब कुछ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं? वहां पर कैसी लाइफ होती है बिग वो बॉस जो की? आप देखते हो वो सब रियल होता है, कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको ये चाय का कप उठाना है तो नहीं। वहाँ पे जो रैंडम झगड़े होते हैं ना, वो रैंडम ही होते हैं,
आप बस उसको देख सकते हो। हाँ, उसको एडिटिंग किया जाता है, वो इतना बड़ा आप 24 घंटे का अगर आप 1 घंटे में देख रहे हो तो कुछ तो उसमें से कट पिट तो होगा, बाकी सब रियल होता है, कुछ भी अंदर ऐसा नहीं होता है। आप अगर हर चीज़ पे अगर कोई मुद्दा उठा रहा है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा हर चीज़ में उंगली करते हैं, है ना, बाकी वहाँ पे तो सब ऑर्गेनिक होता है, वहाँ पे सब अपना अपना दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जी। कोई ऐसी घटना जिसने आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत तो बदल दिया हो, ऐसी कोई घटना है? ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर जो भी हुआ है मेरे साथ अभी तक तो अच्छा ही हुआ है। जी। बुरा होगा ऐसा मैं सोचूंगी नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहने वाली हूँ, खुश रहने वाली लड़की हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ आगे भी कुछ बुरा होगा। जी, बिल्कुल। अंत में यही सवाल कि मंच पर, न्यूज़ तक पर आपका अनुभव कैसा रहा? लोगों ने जो सवाल किए, उनका जवाब देकर आपको कितना मज़ा आया या कैसा अनुभव रहा? न्यूज़ तक मुझे काफ़ी मज़ा आया, और ये जो मंच के जो सवाल होते हैं वो ऐसे मैंने आज तक कभी नहीं दिए, अकेले बैठ के और सबके सामने बैठ के ऐसा लग रहा है कि मैं ही नेता हूँ आज तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, और अच्छे से मेरे से काफ़ी सारे कुछ नए सवाल भी थे, और कुछ वो बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे ऐसे सवाल थे जिनमें शायद मेरे कहीं ना कहीं आंसू भी निकल गए। तो कुछ चीज़ें होती है ना कि मेमोरीज ताज़ा होने वाली, तो मुझे यहाँ से मिली है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो ये थी गौरी नागौरी, जिन्होंने अपने डांस के दम पर अपनी पहचान न केवल राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में बनाई है। सोशल मीडिया पर, टीवी में लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। आपको गौरी नागौरी की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।